अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। जमात शशुम मज़मून उर्दू सबक नंबर 4 खद्दर का कफ़न, जिसके मुसन्निफ़ है ख्वाजा अहमद अब्बास। मैं सबक की बुलंद ख्वानी करने जा रहा हूँ, आप लोग बगौर समात फरमाएँ। सबसे पहली बात, हमारा मुल्क 15 अगस्त सन 1947 को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ। मुल्क को आज़ादी दिलाने में बड़ी बड़ी हस्तियों ने तो हिस्सा लिया, लेकिन अवाम भी इस जद्दोजहद में पीछे नहीं थे। उन्होंने आज़ादी के हुसूल के लिए अपनी हैसियत के मुताबिक ताउन किया। इस सबक में एक गरीब बुढ़िया की आज़ादी की चाहत को बयान किया गया है, जिसने वतन की मोहब्बत में आज़ादी की जंग के लिए अपनी सारी पूंजी कुर्बान कर दी थी। ये पूंजी उसके बुढ़ापे का आखिरी सहारा थी। इसकी ख्वाहिश थी कि मरने के बाद इसे खद्दर का कफन दिया जाए। जान पहचान, इस कहानी के मुसन्निफ़ ख्वाजा अहमद अब्बास खुद मुल्क की आज़ादी की तहरीक में शामिल रहे। अवामी जिद्दोजहद के तजुर्बे को इन्होंने बड़े मौसर अंदाज में लिखा है। ख्वाजा अहमद अब्बास 7 जून सन 1914 को पानीपत में पैदा हुए। वो तालिबे इल्मी के ज़माने ही में सहाफ़त से मुंसलिक हो गए थे। वो कई अखबारात के सहाफ़ी रहे। 20 बरस तक उन्होंने हिंदी और उर्दू हफ्तावार बुलेटिन्स में आज़ाद कलम के उन्वान से कॉलम लिखा। मुसन्निफ़ ने 25 साल की उम्र ही में समंदरी जहाज़ के ज़रिए 17 ममालिक की सैर की। इस सफ़र की रुदाद मुसाफिर की डायरी के नाम से छप चुकी है। उन्होंने 70 से ज़ायद किताबें लिखी। उनकी अहम किताबें ज़ाफ़रान के फूल, मैं कौन हूँ, गेहूँ और गुलाब, नई धरती नए इंसान है। 1 जून सन 1988 को मुंबई में उनका इंतकाल हुआ। 30 बरस की बात है, जब मैं बिल्कुल बच्चा था। हमारे पड़ोस में एक गरीब बूढ़ी जुलाही रहती थी। इसका नाम तो हकीमन था, मगर लोग इसे हक्कू कहकर पुकारते थे। उस वक्त शायद 60 बरस इसकी उम्र होगी। वो जवानी में विधवा हो गई थी और उम्र भर अपने हाथ से काम करके इसने अपने बच्चों को पाला था। बूढ़ी होकर भी वो सूरज निकलने से पहले उठती थी, गर्मी हो या जाड़ा। अभी हम अपने लिहाफों में दुबके पड़े होते कि इसके घर से चक्की की आवाज़ आनी शुरू हो जाती। दिन भर वो झाड़ू देती, चरखा काटती, कपड़ा बुनती, खाना पकाती, अपने लड़के लड़कियों, पोतों और नवासों के कपड़े धोती। इसका घर बहुत ही छोटा था। हमारे इतने बड़े आंगन वाले घर के मुकाबले में वो जूते के डिब्बे जैसा लगता था। 2 कोठरियाँ, एक पतला सा दालान और नाम के वास्ते 2-3 गज़ लंबा सहन, मगर वो इसे इतना साफ़ सुथरा और ऐसा लिपा पुता रखती थी कि सारे महल्ले में मशहूर था कि हक्कू के घर के फर्श पर खीले बिखेर कर खा सकते हैं। सुबह सवेरे से लेकर रात गए तक वो काम करती थी। फिर भी जब कभी हक्कू हमारे घर आती, हम इसे हशाश बशाश ही पाते। बड़ी हंसमुख थी वो। मुझे इसकी सूरत अब तक याद है। गहरा सांवला रंग, जिस पर उसके सफ़ेद बगला से बाल खूब खिलते थे। इसकी काठी बड़ी मजबूत थी। इसकी कमर मरते दम तक नहीं झुकी। आखिरी दिनों में इसके कई दांत टूट गए थे, जिससे बोलने में पोपलेपन का अंदाज आ गया था। वो हमें जिनों और परियों की कहानियाँ सुनाती, अपना सारा कारोबार खुद चलाती। हक्कू पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं थी, ना उसने औरतों और मर्दों की बराबरी का उसूल सुना था। फिर भी हक्कू ना किसी मर्द से डरती थी, ना किसी अमीर, रईस, अफसर या दारोगा से। हक्कू ने उम्र भर मेहनत करके अपने बाल बच्चों के लिए थोड़े बहुत पैसे जमा किए थे। बेचारी ने तो बैंक का नाम भी ना सुना था। इसकी सारी पूंजी, जो शायद 100-200 रुपये हो, चांदी के गहनों की शक्ल में इसके कानों, गले और हाथ में पड़ी हुई थी।
चांदी की बालियों से उसके झुके हुए कान मुझे अब तक याद है। इन गहनों को वो जान से भी ज़्यादा अजीज़ रखती थी, क्योंकि यही इसके बुढ़ापे का सहारा थे। मगर एक दिन सब महल्ले वालों ने देखा, ना हक्कू के कान में बालियाँ हैं, न इसके गले में हंसली, न इसके हाथों में कड़े और चूड़ियाँ। फिर भी इसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कुराहट थी और कमर में नाम को खम नहीं। हुआ ये कि इन दिनों महात्मा गांधी अली बरादरान के साथ पानीपत आए। हमारे नाना के मकान में उन्होंने तकरीरें की स्वराज के बारे में। हक्कू भी एक कोने में बैठी सुनती रही। बाद में चंदा जमा किया गया तो उसने अपना सारा जेवर उतार कर उनकी झोली में डाल दिया। उसकी देखा देखी और औरतों ने भी अपने अपने जेवर उतार कर चंदे में दे दिए। उस दिन से हक्कू हमारे यहाँ आकर नाना अब्बा से खबरें सुना करती और अक्सर पूछती, ये अंग्रेज़ों का राज कब ख़त्म होगा। कांग्रेस के जलसे होते तो इनमें बड़े चाव से जाती और अपनी सूझबूझ के मुताबिक सियासी तहरीक को समझने की कोशिश करती। मगर उम्र भर की मेहनत से इसका जिस्म खोखला हो चुका था। पहले आँखों ने जवाब दिया, फिर हाथ पाँव ने। हक्कू ने घर से निकलना बंद कर दिया, मगर चरखा काटना ना छोड़ा। उम्र भर की मश्क के सहारे आँखों के बगैर भी वो कपड़ा बुन लेती। बेटों ने मना किया तो इसने कहा कि वो ये खद्दर अपने कफन के लिए बुन रही है। फिर हक्कू मर गई। उसकी आखिरी वसीयत ये थी कि मुझे मेरे बुने हुए खद्दर का कफन देना। अगर अंग्रेज़ी कपड़े का दिया तो मेरी रूह को कभी चैन नसीब ना होगा। उन दिनों कफन लट्ठे के दिए जाते थे। खद्दर का पहला कफन हक्कू ही को मिला। इसका जनाजा उठा तो जनाजे में इसके चंद रिश्तेदार और 2-3 पड़ोसी थे। ना जुलूस, ना फूल, ना झंडे, बस एक खद्दर का कफन। मानी व अशारात। खद्दर कहते हैं हथकरघे पर बुना हुआ कपड़ा, खादी जिसे हम कहते हैं। खीले, अनाज के दाने जो भुने जाने पर खिल जाए, मसलन मुरमुरे, पॉपकॉर्न। हशाश बशाश यानी बहुत खुश। काठी यानी जिस्म की बनावट। हंसली एक किस्म का जेवर जो गले में पहना जाता है। अली बरादरान यानी मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली जौहर। पूंजी यानी दौलत। खम कहते हैं झुकाव को। लट्ठा एक किस्म का सूती कपड़ा जो इंग्लिस्तान से आता था, जो इंग्लैंड से आता था।